है कि आने वाली ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि मजीद ये कीमतें बढ़ा सके, क्योंकि सैलाब भी है, फिर ऊपर से इलेक्शन भी है, या आपको लगता है कि इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा आईएमएफ प्रोग्राम को उसी तरीके से कंटिन्यू करना जैसे आईएमएफ की ख्वाहिश है? देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि इनके पास चॉइस ही नहीं है कि वो आईएमएफ से डेविएट कर सके, और ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान में एक सो मोटो आना चाहिए कि कोई भी बंदा पाकिस्तानी सियासतदान इकोनॉमी और आईएमएफ के बारे में गुफ्तगू नहीं करेगा, तो जिस तरह की ये बातें करते हैं, अब उन बातों से मुझे तो कोफ्त होने लगी है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को अभी सोचना चाहिए कि क्या इनको ये राइट है कि ये लोगों को इस तरह गुमराह करें। अच्छा, मैं क्योंकि सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली एक बड़ी सीधी बात पे आना चाहता हूं। ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट आपके सामने है, इसका पेज नंबर 35 है, और पेज नंबर 35 का पे एक टेबल है, इसका नंबर है 3A। ये मारिया पाकिस्तान की आईएमएफ वालों ने पाकिस्तान की 22 से लेकर 28 तक की पाकिस्तान की प्रोजेक्शन दी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, रेमिटेंसेस की और पाकिस्तान के बैलेंसेस की। और वो जो उसको आप 3A को पढ़ लें, और फिर आप देखने के बाद फिर अगर जो समझदार लोग हैं वो उसको देख लें, और फिर वो बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से एक वायबल स्टेट है। पहली बिल्कुल सीधी बात उसमें अगर कोई समझदार आदमी उसको पढ़ेगा तो पाकिस्तान आईएमएफ के साथ के बगैर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो ये बात याद रखें, जो भी आईएमएफ कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मैं 22 की बात नहीं कर रहा, हम सितंबर 22 से बैठे हैं। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, वो रिपोर्ट जून 28 तक जारी है, और 28 तक जून में जो मेरे हालात है मेरे सामने हैं, उसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी सिस्टम से इस सिस्टम से बाहर निकलें, और हम मुश्किलात ही मुश्किलात देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को दोबारा पढ़ें, तो उसके अंदर 10 से 12 बिलियन की ये जो पाकिस्तान को वायबल दिखाया गया है आगे, वो इस बेस पे दिखाया गया है कि 10 से 12 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। सही। अगर ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो पाकिस्तान एक डिफॉल्ट में चला जाएगा, आईएमएफ की सपोर्ट के साथ भी। मेरी बात समझ रही हैं आप जी? अगर ये 10 से 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो आईएमएफ के सपोर्ट के बाद भी हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब और पाटली इमरान खान साहब भी, क्या इनको समझ है कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है? और अब ये मैं बिल्कुल आपको वाजे कर देना चाहता हूं मारिया, बिल्कुल आपको टोटली वाजे कर देना चाहता हूं कि आईएमएफ भी और जो लोग पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं वो इन लोगों को अब सीरियस नहीं लेते। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, आज पब्लिकली कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार हैं, वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों से एडवाइस लेकर आगे एडवाइस को कन्वे कर रहे हैं। सही। और ये जो लोग हैं ये इररिलेवेंट हो चुके हैं, पर इन्होंने इतनी बकवास की है पास में कि इनकी बातों का कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। और देखिए ये जो आपने बात की ना, ये इन जमातों के लिए खुद का भी लम्हा फिक्रिया है कि भाई एक जिस तरह की ये पॉलिटिकली इश्यूज के ऊपर अपने आप को अलाइन करते हैं, क्या बाद में हुकूमत में आके वो जो तमाम बातें हैं वो उनको हॉन्ट करती हैं। जुबैर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। सर, मैं आपके पास आती हूँ, सर जुबैर साहब को गुफ्तगू में शामिल करें। सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी जुबान की कोई अहमियत नहीं है। 1 अरब डॉलर के लिए जिस तरीके से हम नाक रगड़ाई गई है वो हमने सबने देख लिया, और अगर ये हमारे पास अब 1 अरब डॉलर आएगा तो उसके बाद हुकूमत की उम्मीदें हैं कि हमारे जो बाकी दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि जी आईएमएफ के तरफ से क्लियरेंस से मशरूत होगी बाकी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी, उसके ऊपर भी इनका इन्हिसार है, तो उसका भी इंतजार होगा। तो इस पूरे सिचुएशन में आपको लगता है कि अगले 6 से 8 माह में हुकूमत के लिए कोई ऐसी फिस्कल स्पेस क्रिएट होती है, ये जानते हुए कि हमने इलेक्शन में भी जाना है? इलेक्शन में इस तरह के बजट और इस तरह की कीमतों के साथ ये हुकूमत नहीं जाना चाहेगी। हम इलेक्शन के काफी करीब है, अगर बहुत दूर ना सही तो। मारिया, देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा कमेंट करूं 1 अरब डॉलर के ऊपर। ये याद रखिए, यहाँ पर 1 अरब डॉलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आईएमएफ की अप्रूवल की बात हो रही है कि वो क्या हमारे
اکنامک پروگرام کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ دنیا کے تمام جو ہمیں قرض دینے والے ممالک ہیں یا ادارے ہیں وہ ہمیں قرضہ دیں. جب آئی ایم ایف کا پروگرام منظور ہو جاتا ہے جس میں اس وقت قسط $1 ارب کی ہے لیکن شاید اور بھی آئے گی, اس کے بعد باقی بھی جو قرضے دینے والے ہیں وہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. بات یہ پاکستان کا اس وقت جو فارن ایکسچینج کا جو اس وقت ہمارا خسارہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اور میں یہ کہوں گا, میں آئی ایم ایف میں کام کرتا رہا ہوں لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آخر یہ دیکھیے کہ 22 پروگرام کے بعد اور خاص طور پر یہ پچھلے 2 کامیاب پروگراموں کے بعد اگر پاکستان کی یہ حالت ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں فیل ہو چکا ہے. اور میں اس پر بہت کچھ کہتا رہا ہوں. عمران خان کی حکومت جب آئی تھی ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ ان کا یہ اپروچ جو ہے یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے, یہ ہمیں اور مقروض کر رہے ہیں. دیکھیے 2016 میں اس سے پچھلا پروگرام مکمل ہوا, اس وقت ہمارے $16 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو تھے لیکن وہ تمام ریزرو جو تھے وہ قرضے لے کر بنائے گئے تھے, ہم نے کمائے نہیں تھے. اور 1.5 سال کے اندر اندر وہ جو تھے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو وہ ختم ہو گئے اور ہم دوبارہ پروگرام میں آ گئے. میں آپ کو اب میں خود یہ فائنینشیل پروگرامنگ ہمارا کام تھا جب میں وہاں پر تھا, اس کو میں دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے شاید ہمیں دوسرا پروگرام میں جانا پڑے. یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. میں ایک چیز کی طرف آپ کا دھیان بلانا چاہتا ہوں. دیکھیں پھر جو ہمارا بجٹ کے جو چیزیں ہیں اس میں ہماری حکومتوں نے کمزوریاں دکھائی ہوں گی لیکن جہاں پر مانیٹری پالیسی جہاں پر انفلیشن کا کام ہے یہ مکمل اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. ان کو بہت سے اختیارات دیے گئے, ان کو انڈیپینڈنٹ کر دی گیا, انہی کے آدمی کو وہاں پر بٹھایا ہوا تھا, انہی کی پالیسی چل رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آج انفلیشن پاکستان کیا میں کہوں گا اس برے صغیر میں اتنے ہائی ریٹ پر کبھی نہیں رہا. یہ آئی ایم ایف کی مکمل ناکامیابی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, وہ تو خیر ان کا تو کام ہے سیاسی اسٹیٹمنٹ دینا. سمجھ ہے سر, سمجھ ہے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ان کو سب سمجھ ہے. نہیں دیکھیں یہ بات سنیں, یہ پالیٹیشنز کا کام ہی یہی ہوتا کہ بات کو ادھر سے ادھر کرنا. بات میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو اکنامک ٹیمز ہیں ہر پارٹی کی وہ فیل ہو چکی ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں ہے وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا کریں گے. یہ مل کر یہ ہماری ایک کلیکٹو فیلئر ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے, آئی ایم ایف کو کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ بتائیں آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے جاؤ اس سے انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, آج 45% پر ہے, بتائیں یہ کیا ہوگا. اور یہ مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اور قیمتیں بڑھاؤ. میں کہتا ہوں پاکستان میں ہماری جو وہ ہے نا ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھل کے بات کر سکے ان چیزوں پر. یہاں پر کمزوری ہماری ٹیمز کی ہے جن کو سمجھ نہیں آئی. بالکل زبیر صاحب, لیکن ہماری کمزوری ہمارے پولیٹیکل نظام کی بھی ہے. جب ہم حکومتوں کو چاہے وہ کس کی بھی ہو اس کو ہم ڈیسٹیبلائز کرتے رہیں گے, اس کو مکمل نہیں کرنے دیں گے اپنا ٹینیور, ان کو بیک نہیں کریں گے کہ وہ سخت فیصلے کر پائیں, تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اس وقت ہم نے ادھر ہی ہونا تھا جہاں پہ ہمیں. شبر صاحب ابھی اس وقت صورتحال ہے کہ ملک میں بدترین سیلاب ہے. دنیا اسٹیبلٹی کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. میں ذرا قطع کلامی معاف. دیکھیں یہاں پر اسپیکولیشن کی وجہ سے ہماری اکانومی کسی مصیبت میں نہیں پڑی. اسٹیبلٹی بیکمز امپورٹنٹ اونلی ان دیٹ سینس, ورنہ ہماری اکنامک پالیسیز سراسر ایک ہی رہی ہے. دیکھیں عمران خان کی حکومت گئی, اس کے بعد ابھی پی ڈی ایم کی آ گئی, پالیسیاں وہی ہیں, پالیسی صرف آئی ایم ایف کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو فیلئر ہے وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کا ہے اور ہمارے اکنامک ٹیمز کا کہ وہ صحیح ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, چلیں فیئر انف, آپ کا نقطہ آ گیا آن ریکارڈ. شبر صاحب ابھی صورتحال ہے کہ اس وقت ملک میں بدترین سیلاب ہے,
बदतरीन सैलाब है और ये भी एक चार्टर है दुनिया से पाकिस्तान ये भी निगोशिएट करेगा, ये भी उनके सामने प्ली रखेगा कि इस मौके पे एटलीस्ट जो आपने मदद तो करनी है, इसके साथ साथ हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल या उनके बारे में हम रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी इस वक्त होगी? क्योंकि कोविड के टाइम पे तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पैंडेमिक थी, तो बहुत सारे मुल्कों के जो रीस्केड्यूल हुए थे कर्जों की किस्तें, यहां पे आपको लगता है कि हमारे पास वो गुंजाइश है? देखिए मारिया, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान की जो आज माशी हालात हैं और जो हमारी एग्रीमेंट IMF के साथ हो रही है, उसमें हमें कर्जे पे वैसे ही नहीं करने, हमारे पास सलाहियत ही नहीं है पे करने की। अच्छा, तो रीशेड्यूलिंग की बात इसलिए गलत है क्योंकि रीशेड्यूल तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं। अगर हम रीशेड्यूल नहीं लेंगे तो हम तो दिवालिया हैं। अगर पाकिस्तान रीशेड्यूलिंग नहीं लेता तो पाकिस्तान 30 जून 2023 को दिवालिया हो जाएगा। कोई पाकिस्तान को नहीं रोक सकेगा दिवालिया होने से। तो रीशेड्यूलिंग तो हमें वैसे ही लेनी है और यही हमारे IMF की वजह है। मैं जुबैर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि IMF एक बहुत गलत इदारा है, उन्होंने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जुबैर साहब को कि मेरे पास, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान में $121 बिलियन का लोन है जो मैंने IMF या उनके दोस्तों से लिया है। ठीक है, आप पहले सच्चाई को समझें, उनके IMF या उनके दोस्तों से लिया है। अब अगर आपने IMF को सलाम करना है तो उनके पैसे वापस कर दें और आप जिससे मर्जी चाहे ले लें। आपके पास तो एक आना देने के पैसे नहीं है, तो आप अमेरिकन IMF और अमेरिकन सिस्टम के गुलाम हैं, गुलाम थे और गुलाम रहेंगे। ये बात दिमाग से निकाल दें। एज ए अकाउंटेंट कह रहा हूं मैं मैशतदार नहीं हूं। मेरे सामने IMF का शेड्यूल पड़ा हुआ है, पाकिस्तान की लायबिलिटीज का मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो मैं कोई गलत बात कौम को बताना नहीं चाहता। पाकिस्तानी पहले लंदन के गुलाम थे, 1947 के बाद वो वाशिंगटन के गुलाम हैं। और अगर कोई ये समझता है कि मैं वाशिंगटन का माशी गुलाम नहीं हूं तो उसको पाकिस्तान की मईशत के बारे में कुछ नहीं समझ आ रही, क्योंकि पाकिस्तान का सारा लोन इस वक्त वेस्ट और उसके एलाइज का है, बल्क ऑफ द लोन। हमारे पास वो लोन देने की सलाहियत नहीं है, तो हम एक बनिए के कर्ज में फंसे हुए हैं और वो बनिया हमें गलत यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब आप बताते हैं क्या आपके पास क्या बेचने के लिए है, क्या खाने के लिए है, तो फिर आप IMF को जो मर्जी गालियां देना चाहें दे दें। मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं भी चाहता हूं। मैंने भी बड़े जुलूस निकाले हैं अमेरिकन मुर्दाबाद के बारे में, मगर मुसीबत ये है ना कि मेरे पास तो खाने की रोटी भी नहीं है। तो मैं समझाने की बात ये कोशिश कर रहा हूं मारिया कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 2020-27 का जो प्रोजेक्शन बनाया है IMF ने, उसमें भी हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारा डेफिसिट आ रहा है बिफोर ट्रेड, वो $56 बिलियन आ रहा है। सही। जो हमारे